हम यूरोप में कैसे सेटल हो सकते हैं, और अब ये डेनमार्क की सिटीजन भी है। एंड द स्कॉलरशिप वाज बीइंग ऑफर्ड बाय द यूरोपियन कमीशन। वो हमें स्टाइपेंड के तौर में मिला 1600 यूरोस पर मंथ। ऑनलाइन सर्च करते करते मुझे ये इंटर्नशिप दिखा यूरोपियन पार्लियामेंट में। मेरे यूट्यूब चैनल का पर्पस है टू इन्फॉर्म, give insights and to inspire. So I want to bring to my audiences insights on how it is to live as a diasporic member in the diaspora away from your home country. हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम यूरोप में कैसे सेटल हो सकते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवा रहा हूं अपनी एक फ्रेंड सुरभि से। और सुरभि और मैं एक दूसरे को 2006 से जानते हैं और हमने एक साथ काम भी किया है। और सुरभि को 17 साल हो गए हैं डेनमार्क में, और अब ये डेनमार्क की सिटीजन भी है। तो हम इनकी क्या जर्नी रही इस बारे में बात करेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सुरभि से। आप डेनमार्क कैसे आई? मैं डेनमार्क पढ़ने के लिए आई। मैंने जब अपना मास्टर्स डिग्री, जब मैंने अपना बैचलर्स डिग्री खत्म किया इकोनॉमिक्स में लेडी श्री राम कॉलेज से, मैं बहुत पढ़ना चाहती थी आगे और बाहर पढ़ना चाहती थी। सो तब मुझे एक स्कॉलरशिप के बारे में पता चला फ्रॉम द फ्रेंच एम्बेसी। एक्चुअली स्कॉलरशिप का नाम यूरोपियन मास्टर्स इन मीडिया कम्युनिकेशन एंड कल्चरल स्टडीज था, एंड द स्कॉलरशिप वाज बीइंग ऑफर्ड बाय द यूरोपियन कमीशन। और मुझे सिलेक्ट करना था 2 यूनिवर्सिटीज बिकॉज इट वाज अ मोबिलिटी प्रोग्राम बिटवीन 2 यूनिवर्सिटीज इन यूरोप out of a choice of 7 universities. So I selected 2 universities that were teaching the program in English. So मैंने रॉस्किले यूनिवर्सिटी डेनमार्क को सिलेक्ट किया और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को अपने सेकंड चॉइस लिया। और डेनमार्क में आई क्योंकि डेनमार्क वाज ऑफरिंग द प्रोग्राम इन इंग्लिश। इट वाज जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ लक, समथिंग आई हैड नॉट प्लान्ड फॉर, बट मैं डेनमार्क पढ़ने के लिए आई। अब जैसे आपने प्लान की बात की, तो मैं यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ हमारे सब्सक्राइबर्स को। सुरभि ने मुझे बताया कि जब उन्होंने इस स्कॉलरशिप का नोटिस पढ़ा और इनको ये महसूस हुआ कि ये स्कॉलरशिप मेरे लिए है। तो आप इस बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि ये ऐसे मूवमेंट हमारी जिंदगी में कई बार आते हैं जब हमें महसूस होता है कि ये चीज हमारे लिए है। तो इस बारे में कुछ आप रिकॉल करेंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। मुझे याद है मैं इत्तेफाकन गई थी फ्रेंच एम्बेसी के कंपाउंड में। बहुत प्यारा सा एक कैफे हुआ करता था, शायद अभी भी है, और वहाँ एजुकेशन सर्विसेज और कंसल्टेंट्स भी बैठते थे टू प्रमोट प्रोग्राम्स इन फ्रांस। And I went to French embassy because I was learning French at Alliance Française. So मेरा already French language के साथ एक connection था। जब मैं वहाँ पहुँची and I was just hanging in the cafe and I started talking with one of the education consultants there, and she mentioned that okay, you want to study media and communications. Have you considered applying to the Erasmus Mundus program? And I was like, I don't know anything about it. What do you mean? So उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऐसे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है। आपको एक यूरोपियन लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और आपको एक्स लेवल ऑफ ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए मीडिया और कम्युनिकेशन में, और बैचलर्स डिग्री तो ऑफ कोर्स चाहिए। सो जब उन्होंने मुझे ये सब क्राइटेरिया बताए, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये स्कॉलरशिप तो मेरे लिए ही बना है। एंड आई फेल्ट सो अलाइव, मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। एंड आई सैट ऑन अ बस, आई थिंक इट वाज अ डीटीसी बस बैक होम, और मैं बस में बैठी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी सच में बदलने वाली है। आई न्यू कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिलने वाला है बिकॉज आई मेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, बट वो अपना सेल्फ बिलीफ भी था। आई फेल्ट सो अलाइव। फिर वो मुझे दिन अभी भी याद है, इट वॉज 11th of September, and then for the next 6 months I just went about preparing. जनवरी 2007 में मैंने फिर अप्लाई किया। तो सितंबर टू जनवरी मैंने जो पेपर वर्क करना था, पोर्टफोलियो बनाना था, वो सब बनाया। एंड एक्चुअली ईयर लेटर आई वाज इन यूरोप इन सितंबर, ऑलरेडी इन अगस्त 2007 आई हैड लैंडेड।
एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि इट वाज फुली फंडेड, Yes. एंड यू वर गेटिंग अ स्टाइपेंड एवरी मंथ एंड यू डिड नॉट हैव टू पे अ ट्यूशन फी. तो कितना स्टाइपेंड आपको मिलता था 2007 में, अगर आप बताना सो चाहें? प्रोग्राम का फंडिंग, पूरा फंडिंग था 35,600 यूरोस का, जिसमें कि ट्यूशन वाज कवर्ड फॉर 10,000 यूरोस. बाकी जो 25,600 यूरोस थे वो हमें स्टाइपेंड के तौर में मिला 1,600 यूरोस पर मंथ over a period of I think 16 months. So 1,600 times 16 comes down to 25,600 euros. So I used to get a scholarship of 1,600 euros in hand, literally in hand per month. Yeah, And it was not taxable. I think that is something which is unbelievable. Even in 2007, now we are in 24. Yeah. तो ये पैसे आपके लिए काफी होते थे. Oh my God. In Danish kroners, that is 12,000 kroner उस जमाने में भी, अभी भी, because exchange rate hasn't changed between kroners, Danish kroners and euros. It is an extremely handsome amount for a student. So उससे मुझे I could pay my rent, I could buy all the food I needed, I could buy all the books I needed, and then I had leftover money to travel across Europe, जो कि मैंने उसका फायदा उठाया और मैं बहुत घूमी हूँ. और आपको मतलब जब तक आप ना चाहें आपको जॉब करने की भी कोई ऐसी जरूरत नहीं, उस पढ़ाई के दौरान तो बिकॉज स्कॉलरशिप इतना हैंडसम था और इस वॉल्यूम का ऐसा अमाउंट स्कॉलरशिप में नहीं मिलता है. आई डोंट थिंक कोई और ऐसा स्कॉलरशिप इतना वेल फंडेड है. अब जैसे कैम्ब्रिज नेहरू स्कॉलरशिप है, रोड्स स्कॉलरशिप है. जब मैं बैचलर्स में पढ़ रही थी मेरा एम था ऐसा स्कॉलरशिप पाना. मैंने इनलैक स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया था बट मुझे मिला नहीं. सो मेरा ये एम्बिशन था कि मैं बाहर पढ़ूं और मैं स्कॉलरशिप में पढ़ूं. बट ऐसा स्कॉलरशिप मिलना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आदमी, यू डोंट क्वालिफाई एवरीवेयर. बट आई वाज वेरी लकी दैट दिस स्कॉलरशिप फ्रॉम द यूरोपियन कमीशन वाज सो वेल फंडेड एंड I think it's a combination of मेहनत and good luck that you get such an opportunity. And really मुझे कभी काम करने की, उस दौरान तो कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी. Yeah, it is very interesting क्योंकि 2007 you got your first scholarship and I mean here I would like to add 2008 में मुझे अपनी पहली scholarship मिली. हाँ. I mean, you were much younger than me, okay? So in terms of getting scholarship, I was 1 year behind. And we met in London in 2008. Yes, and it was such a fine time. Yeah, and तो ये जो इरास्मस आपको मिला था, इसका एक हिस्सा लंदन में भी था. हाँ जी. कौन सी जगह थी लंदन में? लंदन में मैं पढ़ रही थी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक कॉलेज है, और मैं सेंट्रल लंदन में ही रह भी रही थी एक डॉर्म में, जो कि बहुत ही खूबसूरत डॉर्म था, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी था. और मेरा जो मास्टर्स प्रोग्राम था वो 3 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड था. मुझे फर्स्ट सेमेस्टर रॉस्किला यूनिवर्सिटी डेनमार्क में मैंने पढ़ा, फिर सेकंड सेमेस्टर जो कि 8 मंथ्स लॉन्ग पीरियड था वो मैंने लंदन में पढ़ा, और फिर फाइनल थर्ड सेमेस्टर मैं दोबारा डेनमार्क में वापस आई अपना मास्टर्स थीसिस लिखने के लिए, और उस लंदन के दौरान हम मिले थे. हाँ. अच्छा, एक चीज बताइए, आपने बहुत जगह इंटर्नशिप्स की, जैसे आपने लग्जमबर्ग में भी इंटर्नशिप की थी यूरोपियन पार्लियामेंट में. हाँ जी. तो आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे ब्रीफली कि आपने मतलब डेनमार्क में आने के बाद कहाँ इंटर्नशिप्स की, कहाँ जॉब्स की? हाँ, बताएंगे थोड़ा सा? जरूर. जब मेरा लंदन का पीरियड खत्म हो गया था, so I was like 2/3 already had completed my program. Then I was back in Denmark and I had a residence permit for Denmark, a study visa. And I wanted to, during the thesis time, it's typically the case that you want to get industry experience. So I was also very keen on working for intergovernmental organization. And when we say intergovernmental, we think of the UN, we think of European agencies. So मैंने ऐसे ही ऑनलाइन सर्च करते करते मुझे ये इंटर्नशिप दिखा यूरोपियन पार्लियामेंट में. अब देखिए,
आप और हम इंडियन पार्लियामेंट के लोकसभा चैनल में काम करते थे, तो मुझे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में बहुत ऑलरेडी इंटरेस्ट था। सो बिकॉज मैंने इंडियन पार्लियामेंट में काम किया और इतना कुछ सीखने को मिला उस टाइम के दौरान कि मुझे यूरोपियन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में भी इंटरेस्ट था, तो मैंने अप्लाई कर दिया। पर उस एप्लीकेशन के दौरान मुझे पता चला कि दे ओनली हायर यूरोपियन सिटीजन, सो देर इज ओनली अ 1% सीट ओपनिंग फॉर नॉन यूरोपियंस। अब 1% का चांस मैंने लिया, यू नो देयर वाज नो गारंटी कि वो 1% में ही होंगी, बट मैंने अप्लाई कर दिया। और मुझे लगता था कि हाँ, जब वो देखेंगे कि मैं यूरोप में बेस्ड हूँ, मुझे यूरोपियन कमीशन से स्कॉलरशिप मिली है, सो मे बी दे विल कंसिडर मी। बिलीव यू मी, जो हायर कर रही थी यूरोपियन पार्लियामेंट में वो एक ग्रीक महिला थी, एंड शी हैड एन अफिनिटी फॉर इंडियन कल्चर. She saw that I had already worked in Indian Parliament, and then she saw that I was already based in Europe, so there would not be any travel hassles. And she, lo and behold, picked my application. So कौन कहाँ बैठा है, कौन आपके रास्ते खोल रहा है, you never know. So you should always take that chance. I took that chance, और वो मुझे वो स्कॉलरशिप करने का, वो ट्रेनिशिप करने का मौका मिला, which was also with a stipend. आई थिंक मुझे उस दौरान, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, आई थिंक मुझे 1200 यूरो मिलते थे, एंड दैट स्कॉलरशिप वाज फॉर 6 months. So you were based in Luxembourg. I was based in Luxembourg. Or European Parliament is in 3 European countries and cities. So there is a European Parliament in Luxembourg, in Brussels, जहाँ की Parliament proceedings होते हैं, and in Strasbourg also, जहाँ proceedings होते हैं. So I was based in Luxembourg, and we had to go on missions to Brussels and Strasbourg, which was also fully funded. और मुझे बहुत closely यूरोपियंस के साथ काम करने को मिला, और भी ट्रेनीज थे जो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज से आए थे। और रियली जब आप ब्रसल्स में बैठे हैं इनसाइड द पार्लियामेंट, इट्स सच अ, यू सी लॉ मेकिंग इन एक्शन, you feel empowered, you feel like you are part of something important, and sometimes historic decisions are made. और आपने कहाँ पे इंटर्नशिप्स की, हाँ, या जॉब्स की, कुछ और बताएं? तो जब मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट में भी किया, तब देखिए मेरे पास जो फंडिंग थी ना अपने आप को सस्टेन करने की, वो पढ़ाई की स्कॉलरशिप की 1600 यूरो थी। सो अभी मेरे पास जो 3rd सेमेस्टर का पीरियड है, तब मुझे मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल इस सेंस में थी कि मैं जितना भी मेरे पास पैसे थे ना, मैं कभी उसे पूरा खर्च नहीं करती थी। 1600 यूरो में मैं 500-600 यूरो में बचा लेती थी, सेव कर लेती थी, मैं हम्बल जिंदगी जीती थी, और जो बचा लेती थी उससे यूरोपियन पार्लियामेंट में भी जब मुझे स्टाइपेंड मिल रहा था, मैं उससे बचा लेती थी। तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे यूएन में इंटर्नशिप करने का मुझे शौक था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने इस लिटिल फंडिंग्स, अपने सेविंग्स से मैं कहाँ जाऊं, मैं न्यूयॉर्क जाऊं या जिनीवा जाऊं जहां की यूएन का सबसे बड़ा प्रेजेंस है, या मैं वियना जाऊं। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से जितना मेरे पास बजट था, Vienna was making sense, was working out. So I applied to this agency in the UN in Vienna, which was UN Office of Drugs and Crime, UNODC. And I was again selected, and वहाँ मैंने वियना में UNODC के साथ 2 महीने ट्रेनिशिप किया, and I was entirely self-funded. मुझे याद है मेरा monthly budget for whole existence was 600 euros in Vienna. 300 यूरो का मेरे पास रेंट के लिए था फॉर अ स्टूडियो अपार्टमेंट, और बाकी 300 यूरो में फॉर फूड एंड ट्रैवल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड फॉर साइट सीइंग कि म्यूजियम का टिकट खरीद लिया, all of that. So my entire monthly expenditure was 600 euros. Exact टाइट बजट था, और मैं उसी में मैं चला लेती थी। तो एक चीज बताएंगे, जैसे अब ये तो हमने इंटर्नशिप्स की बात कर ली, अब कि आप डेनमार्क में ही रहेंगी, ये आपने कब सोचा? ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि आप एक पल में बैठ के नहीं ले सकते। मुझे ये मालूम था कि जब मैं डेनमार्क आई, मुझे पहले दिन से, पहले क्षण से डेनमार्क घर की तरह लगा। I felt at home, I felt so relaxed, I felt so much at peace and at ease.
सो मुझे इतना ऐसा महसूस होता था कि मैं यहाँ रह जाऊं, बस थोड़ा और रह जाऊं, बस थोड़ा और रह जाऊं, पर ये नहीं मालूम था कि कितना और। सो जब मास्टर्स डिग्री खत्म हुआ और हमने मेरा स्टूडेंट वीजा खत्म होने वाला था, तो एक पॉसिबिलिटी और था कि आफ्टर व्हेन योर स्टूडेंट वीजा फिनिशेस, जो भी मैं लकी थी, लोगों को 2 साल का स्टूडेंट वीजा मिलता था, मुझे डेनिश एम्बेसी दिल्ली में बैठ के उन्होंने मुझे 3 साल का स्टूडेंट वीजा दिया, विच ऑल्सो बॉट मी टाइम। उन पहले 3 साल में मैं इंडिया वापस भी नहीं आई। मैंने उस 3 सालों में ये सब किया, डेनमार्क, लंदन, लग्जमबर्ग, वियना, ये सब किया। फिर स्टूडेंट वीजा खत्म होने वाला था, देन आई गॉट अ वर्क परमिट फॉर 3 another years. That work permit was allowing you to seek work and to also get work. So जब मैं बस टाइम एक्सटेंड करना चाहती थी, एंड आई थिंक द मैसेज आई वाज गिविंग द यूनिवर्स कि मुझे और रहना है, और रहना है। सो वर्क परमिट के बाद इतना टाइम हो गया था और इतना क्राइटेरिया था कि मुझे फिर मैं पीआर के लिए अप्लाई कर सकती थी। तब इनिशियली तो मुझे पीआर शब्द भी समझ नहीं आता था कि क्या ये लोग क्या पीआर कर रहे हैं। बाद में जाके पता चला कि परमानेंट रेजिडेंस नाम की चीज होती है, बिकॉज ये तो मैं सोच के नहीं आई थी कि मुझे परमानेंट रेजिडेंट बनना है। फिर एक बार परमानेंट रेजिडेंस हो गया, तब आप मतलब कि आपको बार बार वीजा की जरूरत नहीं है, आप एक जगह में लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, अनलिमिटेड रह सकते हैं। तो वो बस एक स्टेप के बाद चलता गया। ये परमानेंट रेजिडेंसी आपको कब मिली? मतलब हाँ। आप डेनमार्क 2007 में आई, हाँ। तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी कब मिली? मुझे परमानेंट रेजिडेंस ठीक 6.5 साल बाद मिली। उस टाइम में आई थिंक क्राइटेरिया था कि यू नीड 5 years of residence with 3 years of work experience along with basic level of Danish language skills. So मैंने अप्लाई किया, जैसे ही मेरे 5 साल हो गए थे मैंने अप्लाई किया, और जो 3 years का वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत थी वो 1 साल का मेरे पास ऑलरेडी मैंने काम कर लिया था। आफ्टर मास्टर्स मुझे जो नौकरी मिली थी, और उस दौरान मास्टर्स डिग्री को भी वर्क के हिसाब से काउंट करते थे, बिकॉज इट्स हायर एजुकेशन। सो 2 years of masters, 1 year of actual working gave me 3 years of work experience। और फिर 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही मैंने अप्लाई किया, और फिर 9-10 महीने के प्रोसेसिंग टाइम के बाद, सो एट एग्जैक्टली 6.5 years of stay in Denmark, I had a permanent residence। तो जब आपको परमानेंट रेजिडेंस मिला, हाँ। क्योंकि जब आप आई तब तो आपका गोल नहीं था, बिल्कुल भी गोल नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था ये सब होता है, या ऐसे कोई सोच लेकिन कई लोग आते हैं, उनका गोल होता है कि मुझे पीआर चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, ऐसा ऐसा होगा, मुझे ऐसा ऐसा स्टेप लेना है। बहुत कॉन्शियसली लोग इंटेंशनली। तो पीआर मिलने पे आपको कैसा लगा? मुझे बहुत लाइट फील हुआ, यू आर रिलैक्स, बिकॉज उसके पहले आप हमेशा वीजा के ड्यूरेशन के हिसाब से अपनी जिंदगी सोचते हैं और प्लान करते हैं। जब मेरे पास स्टूडेंट वीजा था, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे वर्क परमिट मिलेगा या अप्लाई करना चाहिए। तो स्टूडेंट वीजा के दौरान मुझे लगता था कि हाँ, मैं ये म्यूजियम भी देख लूं, ये कोना भी देख लूं, डेनमार्क का ये हिस्सा भी देख लूं। आई जस्ट वांट टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव अवेलेबल ऑन दिस वीजा। देन ऑन द नेक्स्ट वीजा व्हिच इज टाइम बाउंड, यू आर लाइक, ओके, लेट मी डू दिस आल्सो व्हाइल आई एम यूरोप, लेट मी ट्रैवल टू दिस अनदर कंट्री, बिकॉज यू हैव द शेंगन एग्रीमेंट, इट अलाउज यू टू ट्रैवल टू अदर पार्ट्स। सो आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस टाइम। बट द फैक्ट दैट आपका वीजा रन आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सो आप हमेशा यू आर लिविंग ऑन द एज, यू कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म। Once you get the PR, which I did, then you are relaxed. You don't always have to be worried about what next. अच्छा, कभी आपके दिमाग में ये आया कि हमारे बहुत हो गया है, अब मुझे वापस जाना चाहिए, ऐसी फीलिंग्स आई कभी? वैसी फीलिंग तो नहीं आई। वैसी फीलिंग नहीं आई। मेरी फैमिली इंडिया में है, मेरे माता पिता इंडिया में है, मैं उनकी ओनली चाइल्ड हूँ, और they mean a lot to me and I mean a lot to them। बट ये बहुत अजीब सी बात है, मेरी पूरी एडल्ट लाइफ ना 23 साल से डेनमार्क और यूरोप में बीती, और जब मैं
आप कहते 18 वंस यू गेट बिकम एन एडल्ट बिटवीन 18 एंड 23 मैंने बहुत इंटरेस्टिंग मेरा टाइम था, एजुकेशन था, थिएटर था, फिर थिएटर से टेलीविजन का मौका मिला जहां पे हम मिले, बट मैंने अपने आप को, अपनी जिंदगी को कभी इंडिया में विजुअलाइज ही नहीं किया और कभी कर ही नहीं पाए। सो ये कुछ समथिंग मस्ट बी इनसाइड, डीप इनसाइड मी, और समथिंग वेरी पर्सनल. इट इज नॉट अ कॉमेंट्री ऑन इंडिया, बट आई जस्ट थिंक आई वांटेड टू लिव अब्रॉड वेरी मच. तो अब जैसे अभी रिसेंटली आपको सिटीजनशिप मिली है डेनमार्क की, तो अब आप कैसा महसूस करती हैं? हाँ. क्योंकि जब आप शुरू में आई थी आपने सोचा भी नहीं था कि आपका गोल सिटीजनशिप है. सिटीजनशिप तो कभी गोल था ही नहीं. देखिए, परमानेंट रेजिडेंस मुझे 2014 में मिला, और लोग जो करते हैं परमानेंट रेजिडेंस के ठीक बाद जैसे ही उनका 9 साल पूरा हो जाता है, वो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई तो काफी साल पहले कर सकती थी, पर मुझे कोई अर्जेंसी भी नहीं थी, कोई नीड नहीं थी कि मैं यहाँ की सिटीजन बनूं. अगर आप यहाँ के सिटीजन हैं तो आप वोट दे सकते हैं, आप इस डेमोक्रेसी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगर आप सिटीजन नहीं हैं तो आप लोकल इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं. सो वो मैं ऑलरेडी दे रही थी. सिटीजन बनने का मोटिवेशन ये था कि माय हस्बैंड इज डेनिश एंड नाउ माय चाइल्ड इज बोर्न हियर, he is Danish. I didn't want any bureaucratic hassles to come in the way that even though you have a permanent residence, कि कोई आके बोले कि अब तुम्हारा टाइम for ABC reasons अब आप देश छोड़ दें. I didn't want to be separated from my family at all. So that was the only criteria and the only reason कि मैं मुझे motivation आया कि मैं citizenship दे दूं, के लिए अप्लाई करूं. And to be very honest, जो इंडिया का political climate था, it was not vibing very well for me in the last 6-8 years. That doesn't mean I'm not in love with the country. I am, but I think I just identified less and less with what was going on. And at the same time, my affinity with this country, Denmark, was growing very much. I was working here for so long. अभी डेनमार्क में काम करके 14 साल हो गए हैं. I have a family here. So citizenship पाके मुझे बहुत relief मिला, because you don't have to ever worry about being separated from your country, which is this is my country, and your family. Okay. And citizenship apply करने में और approve होने में कितना टाइम लगा? 2 साल से ज्यादा. पूरा प्रोसेसिंग टाइम 2 साल का था, which is a very long time by all world standards. तो सिटीजनशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थी जो आपको फुलफिल करना? सिटीजनशिप के लिए आपको मिनिमम 9 इयर्स का स्टे होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस पहले मिलना चाहिए, उसके बाद आपको एक हाईएस्ट लेवल ऑफ डेनिश लैंग्वेज स्किल्स का टेस्ट पास करना चाहिए. यू ऑल्सो हैव टू टेक a test where you will be tested out of 40 questions on Danish language, on Danish culture, on Danish history, on Danish current affairs. So you have to really study Danish life in Denmark historically. That is a tough test. And then you need to be working 3.5 years full time over the last 4 years. वो 3.5 years का continuous work experience आपको prove करना है through your tax payments. Suppose आपने last 4 साल में 2 साल काम किया, फिर 1 साल का break लिया, फिर 1 साल काम किया, वो नहीं चलेगा. So you have to work 3.5 years continuously in the last 4 years, which is one of the very important requirements. ये सब तो do's हैं. डोंट्स भी हैं, जैसे कि आपके पास कोई फाइन्स नहीं होने चाहिए. मैंने गाड़ी चलाना सीखा पर मैं गाड़ी चलाती नहीं थी, क्योंकि अगर आपको कोई फाइन मिल गया विच इज ओवर 3000 क्रोनर्स, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, आपका एप्लीकेशन डिस्क्वालिफाई हो जाएगा. फिर अगर आप if you owe any money to the state, let's say you have
some debt to the state, you have unpaid library fines, or you have taken some loans from the state that you haven't paid, you should have no loans to the state. Plus you should have a absolutely clean criminal record. You should have no charges against you. So these are also do's and don'ts that you have, the whole package that matters. And actually the application is screened in with absolute thoroughness, which is why they take so long, and also there is a volume of applications. So it takes about 2 years or more to from the point of applying to getting a reply on your application. तो अब आपको डेनिश सिटीजनशिप मिल गई है, and so how do you feel? I mean, you came to this country 17 years ago. So what has changed in last 17 years for you? Well, my entire adult life panned out in this country. So I came as a young woman. Now I'm a little more older. What has changed for me is that I came here with the hope and the aim of learning from other cultures, and I think that has happened. I have had friends from across the world, both during my university life and as colleagues during my work life. What has changed, I would say, is that I'm more settled now. Initially, you go through 5-6 years, it's a period of uncertainty. Now I'm living a more certain life. I have a house, I have children, I have a Danish family. There is a greater sense of rootedness and belonging. So you could say the journey starts with uncertainness and then you land in a place of certainness. Of course, one has gone through a lot of good experiences, some hardships, like you would do in any part of the world. अच्छा, पिछले कुछ महीनों से हमारी बातचीत चल रही है कि आप एक YouTube चैनल शुरू करने का प्लान भी कर रही हैं, एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और हम अपने दर्शकों के साथ उसका लिंक भी शेयर करेंगे. हाँ जी. तो आप ये YouTube चैनल का क्या पर्पस होगा, थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए? श्योर. सो मेरे YouTube चैनल का पर्पस है टू इन्फॉर्म, give insights and to inspire. So I want to bring to my audiences insights on how it is to live as a diasporic member in the diaspora away from your home country. There are so many everyday issues that I want to talk about, how it is to adapt to a new language, to new food, to new ways of being at work. Work cultures are very different, for instance, between India and Denmark. Work cultures are different between the US and Denmark. How it is to find work in a place where the professional language is primarily Danish, but English is also spoken. So there are so many things to talk about. I want to deep dive into the life of a migrant, life of an expat, how it is to live in the diaspora. That's one aspect. I also want to talk about insights and inspirational stories on other aspects of life. Everything from seeking financial independence to one's evolution and spiritual growth. चैनल का नाम होगा सुरभि गोस्वामी क्रिश्चियनसन, मेरा पूरा नाम. And I think I'm going to call it The Viewpoint by Surabhi. Yeah, it sounds wonderful, and I personally look forward to your channel. And to be honest, मुझे लगता है कि जो तुम्हारी लाइफ रही है वो पर्सनली मेरे लिए इंस्पायरिंग है, और मैं हमेशा ये जानना चाहता रहा हूँ पिछले 17 साल में कि तुम अब क्या कर रही हो, क्या कर रही हो. And it's good to meet you in person. I think after 12 years, we met last time exactly. In 2012. So I wish you all the best. Thank you, Shekhar. Your life has been very inspiring for me. हम हमेशा, we met 18 years ago, and we have kept in touch, always checking in on each other. अब क्या चल रहा है? What next project are you up to? And we have always given each other great input and support, and it's great to be in conversation with you. Yeah, thank you. Thanks a lot. Thank you. मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच.